हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बाय लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आशीष गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है ऊजी फ्लाई। दरअसल ऊजी फ्लाई एक फ्लाई होती है जो एक पैरासाइट है सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री में, और इसका दूसरा नाम होता है एक्सोरिस्टा बॉम्बोइसिस। तो ऊजी फ्लाई जो होती है ना, वो एक पैरासाइट होती है, बेसिकली एक इंडो पैरासाइट होती है जिसका होस्ट होता है सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को प्राप्त करती है। तो इसकी लाइफ साइकिल को सबसे पहले देखा जाए तो जो एक नॉर्मल ऊजी फ्लाई होती है ना, वो 500 to 600 एग उसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान देती है। अगर इसको डेज में डिवाइड किया जाए तो ये 18 to 22 डेज होते हैं, और ईच डे जो ऊजी फ्लाई है वो 20 to 30 डे एग्स प्रोड्यूस करती है। इसका कोई भी एग हो वो 48 से 60 आवर्स के बीच में हैच हो सकता है। और जो हैच होने के बाद एक जो स्ट्रक्चर निकलता है, मतलब एक लार्वा निकलता है, उसे कहते हैं मैगूट। अब ये मैगूट क्या है? दरअसल जो मैगूट होता है ना, इसमें कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब ये एक लार्वे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी एडिशनल स्ट्रक्चर जैसे कि विंग्स और लेग्स अटैच नहीं होते हैं। ये इमिडिएटली मैगूट हैच होने के बाद एग से ये सिल्क वॉर्म की बॉडी में इंटर करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि इसको होस्ट चाहिए अपने फर्दर प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, तो ये एंटर करने के लिए अपने एक एडिशनल ऑर्गन जिसे कहते हैं हुक, उसका यूज़ करता है, जो फ्लोथ थेरेसिक की हुक का यूज़ करता है, जो माउथ से इसके अटैच होता है। अब क्योंकि मैगूट जो है एंटर कर रहा है अपनी हुक की हेल्प से सिल्क वॉर्म के इंटेगुमेंट को होल्ड करके, तो उस प्लेस में एक ब्लैक स्कॉर दिखता है। जो ब्लैक स्कॉर होता है ना, हम इसको आगे आइडेंटिफाइड करेंगे। इसकी मदद से हम आगे आइडेंटिफाइड करेंगे कि किस सिल्क वॉर्म में ऊजी फ्लाई का इन्फेक्शन है। अब जो ऊजी फ्लाई है वो सिल्क वॉर्म के अंदर एंटर हो गया है, तो ये 5 to 7 डेज ये फीड करता है सिल्क वॉर्म के टिश्यूज़ को, और इसी दौरान ये 2 बार मॉल्ट करता है। अब क्योंकि मैगूट अब ये उसके अंदर का न्यूट्रिशन प्राप्त कर लिया है, काफ़ी मोल्ड भी हो चुका है, तो जो मैगूट है ना, ये अब एक होल बनाता है वही सिल्क वॉर्म की बॉडी में, इंटेगुमेंट में उसकी, और फिर ये वापस बाहर आके 12 to 14 आवर्स स्पेंड करता है पोस्ट फीडिंग में। अब क्योंकि पोस्ट फीडिंग में इसने और भी न्यूट्रिशन प्राप्त कर लिया होता है बाहर आके, तो इसके बाद ये डेवलप हो जाता है प्यूपा में। और जो ये प्यूपा होता है ना, इसे आप ड्यूरिंग हाउस में आप देख सकते हैं डार्क प्लेसेस में, जैसे कि क्रैक्स हो गए, कॉर्नर्स हो गए, सर्वाइसेस हो गए, ये इधर प्यूपा छिपके रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्योंकि अब जो ये प्यूपा बन चुका है, और 10 से 12 दिनों के बाद ये प्यूपा और आगे डेवलप होकर एक अडल्ट ऊजी फ्लाई में डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इनकी पूरी 17 to 22 डेज, अब अडल्ट फ्लाई जो होती है ना, उसकी लाइफ टाइम और फीमेल और मेल दोनों की लाइफ साइकिल की लाइफ टाइम जो सर्वाइव करने की होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। मेल में 10 to 18 डेज ये सर्वाइव कर सकती है, और फीमेल में ये 18 to 22 डेज सर्वाइव कर सकती है। ये अडल्ट फ्लाई बनने के बाद ये फीड करती है पॉलन में, रोटेन फ्रूट्स में, नेक्टर पे। अब ये जो इमेज दिख रही है ना, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे एक ऊजी फ्लाई की लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले एग हुआ, पैरासिटिक मैगूट बना, उसके बाद प्यूपा में ये डेवलप हुआ, पोस्ट फीडिंग के बाद प्यूपा में डेवलप हुआ, उसके बाद वापस से एक अडल्ट में डेवलप हो गया। अब क्योंकि अब ये ऊजी फ्लाई है, ये सारे ईयर एक जैसे हर जगह नहीं रह सकते, क्योंकि इसको ज़रूरत है डेवलप होने के लिए होस्ट की, जो कि हर स्टेट में एक ही टाइम पर इसका होस्ट प्रेजेंट नहीं हो सकता, जो कि है सिल्क वॉर्म। तो
साउथर्न सेरिकल्चरल बेल्ट मतलब कि कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोडक्शन होता है सिल्क वॉर्म का, मतलब कि सिल्क का, उधर पर ये पूरे साल पाई जा सकती हैं, क्योंकि उधर पर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन हैं जो हेल्प करती हैं सिल्क वॉर्म की रेयरिंग को पूरे थ्रू आउट द ईयर। तो अब कुछ स्टेट मतलब उनके अलावा दूसरे जो स्टेट हैं उधर डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर से सिल्क वॉर्म रेयरिंग की जाती है, इसलिए उधर उन प्लेसेस में ऊजी फ्लाई थ्रू आउट द ईयर नहीं हो सकती। जो मैक्सिमम इन्फेक्शियस पीरियड होता है ना ऊजी फ्लाई का, वो रेनी सीजन में होता है, और जो सबसे लीस्ट इन्फेक्शियस पीरियड होता है ऊजी फ्लाई का वो समर मंथ में होता है। अब सिम्टम्स क्या हैं अटैक करने के कि ऊजी फ्लाई इस सिल्क वॉर्म में अटैक की है कि नहीं, क्योंकि हमें सेरिकल्चर इंडस्ट्री में जाना है तो हमको ये आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिकली वापस कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एग है वो 48 to 62 हॉवर्स में हैच होता है, और जो ऊजी फ्लाई का एग है ना वो क्रीम कलर का होता है, जो आइडेंटिफाई करने पे हमें मदद कर सकता है। और सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये है कि जब ऊजी फ्लाई का मैगूट हैच होने के बाद जब सिल्क वॉर्म की बॉडी में फीडिंग के लिए एंटर करता है तो उधर एक ब्लैक स्कार बन जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ऊजी फ्लाई इधर पास एंटर हुई है। अब जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ऊजी फ्लाई इधर सिल्क वॉर्म पे इन्फेक्शन की थी और इधर से मैगूट एंटर हुए थे इस सिल्क वॉर्म पे। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऊजी फ्लाई के डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। जैसे पहला हो गया, अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो लार्ज स्केल एंड ओवरलैपिंग रेयरिंग ऑफ होस्ट। अगर हम लार्ज स्केल पे सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऊजी फ्लाई का इन्फेक्शन हो, क्योंकि अगर किसी एक भी सिल्क वॉर्म पर इन्फेक्शन है ना तो बाकी भी सिल्क वॉर्म पे इन्फेक्शन हो सकता है। और जितने ज़्यादा हम लार्ज प्रोडक्शन में सिल्क वॉर्म को एक साथ रखेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि एक सिल्क वॉर्म से दूसरे सिल्क वॉर्म में पहुंच सके बीमारी ये। तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं सिल्क वो ऊजी फ्लाई के लिए, जैसे कि उसका टेम्परेचर हो गया 20 to 30 डिग्री सेल्सियस से एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ह्यूमिडिटी के साथ, जो फैसिलिटेट करता है होस्ट फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूस सिल्क वॉर्म विच इन टर्न्स हेल्प टू द होस्ट अवेलेबिलिटी। क्योंकि अब ये जो टेम्परेचर है ना वो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग में हेल्प करता है, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है ऊजी फ्लाई के लिए होस्ट के अवेलेबिलिटी पर। अब अगर हायर एग प्रोडक्शन होगा और हायर एग हैचेबिलिटी होगी तो रिड्यूस हो जाएगी एक्टिविटी द नेचुरल एनिमीज लाइक द पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स। अगर रिड्यूस हो जाती है एक्टिविटी या फिर उनका प्रोडक्शन एनिमीज़ का ख़त्म हो जाता है ऊजी फ्लाई की, तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी और उनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं होगा। अब क्योंकि हमें सेरिकल्चर इंडस्ट्री में जाना है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं। यहाँ पर कल्चरल है जिसका दूसरा नाम मैकेनिकल मेथड है, एक्सक्लूजन है, फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है और क्वारंटाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कल्चरल मेथड को। जैसे सिल्क वॉर्म रियरिंग जो होती है ना वो फार्मर्स के द्वारा कराई जाती है। लगभग 2 रियरिंग के बीच पे सिल्क वॉर्म की 20 दिनों का गैप होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी चांसेस हो उस रियरिंग हाउस पे ऊजी फ्लाई के एग होने के या फिर कोई भी इन्फेक्शन का चांस हो तो बिल्कुल से छो जाए, थोड़ी गैप होना चाहिए। तो अब हमारे रियरिंग हाउस में हमें टाइम में देखना चाहिए कि क्रैक्स क्रिवैसेस में क्या पुपा रखे तो नहीं हैं जो आगे चलकर ऊजी फ्लाई बन जाए और बाकी भी सिल्क वॉर्म को इन्फेक्ट करे। और कलेक्ट करना चाहिए और मैगूट्स को ऊजी मैगूट्स को प्यूपा को रियरिंग हाउस से और उनको ख़त्म कर देना चाहिए।
अब एक्सक्लूजन्स की बात करें, एक्सक्लूजन्स में हम कुछ नेट्स का यूज़ करते हैं, फिक्स वायर का यूज़ करते हैं, हम लोग नायलॉन नेट का यूज़ कर सकते हैं ताकि ऊजी फ्लाई उस रियरिंग प्लेस में एंटर नहीं कर सके और सिल्क वॉर्म को इन्फेक्ट नहीं कर सके। हम लोग डोर्स और विंडोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं फिक्स वायर मेश का, जो ऊजी फ्लाई के आने पर उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। फिजिकल मेथड है, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऊजी ट्रैप का। हम इस ऊजी ट्रैप में ना जो डोर और विंडोज़ है ना, उसको आगे पीछे इनसाइड और आउटसाइड रखते हैं ताकि ऊजी फ्लाई इस पर ही बैठकर इसमें स्टिक हो जाए, इसमें चिपक जाए। कुछ केमिकल्स मेथड हैं जिसमें हम लोग एक ख़ास तरह का सोल्यूशन 2% ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं सिल्क वॉर्म लार्वा पर डालने के लिए, ताकि ये एक ओविसाइड या फिर लाइक ऊजी साइड्स ऊजी पाउडर की तरह काम करे और उसके बैठने पर ऊजी फ्लाई को किल करे। बायोलॉजिकल मेथड है रिलीज ऑफ द नेज़ोलिंक्स थाइमस बाय द कीपिंग द पैरासाइटिस pupae ready for emergence on second day. After keeping packets on second day of the 5th instar of silkworm rearing, shifting of parasite pupae packets to place where the mountains with silkworm are kept spinning. जैसा हम लोग इधर इस्तेमाल करते हैं एक नेचुरल एक्सट्रैक्टेड केमिकल जिसे कहते हैं नेज़ोलिंक्स थाइमस। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर रियरिंग हो रही है, सिल्क वॉर्म की प्यूपा डेवलप हो रहे हैं, ताकि जो 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 ऊजी फ्लाई होती है ना, इनसे दूर रहे। लेस्टियो क्वारंटाइन, जैसे हम वो ऊजी जो फ्लाई होती है ना, हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ना ले जाएं, नए रियरिंग हाउस ना ले जाएं, उसको उधर ही डिस्ट्रैक्ट कर दें। और IPM पैकेज फॉर कंट्रोल ऊजी फ्लाई का यूज़ करें जो मैकेनिकल मेथड के अंदर आता है, फिजिकल मेथड्स का यूज़ करें। ये सभी मतलब थोड़े थोड़े करके उसके रजिस्ट्री में करते हैं। तो ये रही प्रेजेंटेशन बायो लर्निंग पॉइंट की। तो अगर लाइक पसंद आई हो ऊजी फ्लाई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कर दो यार।